हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। माँ, ये लो, मैंने आटा गूंथ दिया। अब बताओ क्या करना है। बस हो गया, जा तू आराम कर अब। आराम नहीं, आप बताओ ना, और क्या करना है। अरे कह तो रही हूँ कि मैं कर लूंगी, तू जा, एक काम कर, जा टीवी देख ले। मुझे नहीं देखना टीवी, आप यहाँ काम करो और मैं आराम करूँ। अरे कैसा लड़का है रे तू, दुनिया में कोई लड़का रसोई में माँ के साथ काम नहीं करवाता है। ये बात तो सही है। मैं तो कहता हूँ कि इसे एक बार ढंग से चेक करवा लो, कहीं ये लड़की तो नहीं है। राकेश की इस बात पर उसकी पत्नी कांता और उनका बेटा ईशान हंसने लगे। राकेश, कांता और उनका बेटा ईशान शहर में रहते थे। राकेश एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर थे और अच्छा खासा कमा लेते थे, जबकि ईशान अभी पढ़ाई कर रहा था। ईशान बहुत ही संस्कारी और भोला लड़का था। फिर एक दिन, क्या कर रही हो माँ, नीचे उतरो। पापा जल्दी आओ, देखो माँ जान देने जा रही है। ये क्या, कांता नीचे उतरो। माँ हमसे कोई गलती हो गई क्या। अरे मेरे बाप, चुप तो हो जा। मैं पंखा साफ कर रही हूँ और ये रस्सी नहीं है, मेरा पुराना दुपट्टा है जिससे मैं ये पंखा साफ कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, वो मुझे लगा कि। क्या लगा कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। अरे दिवाली सर पर है, पता है कितना काम पड़ा है। अभी तो मेरे पास खुदकुशी करने का भी वक्त नहीं है। हट जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे। नहीं माँ, मैं आपके साथ काम करूंगा। नहीं, तू जाकर पढ़ाई कर। हे भगवान, कभी कभी तो लगता है कि मेरे घर प्रभु श्री राम ने साक्षात जन्म लिया है। पर इस बार भगवान लक्ष्मण को साथ नहीं लाए। राकेश और ईशान हंसने लगे और उनकी बातें सुनकर कांता ने माथा पीट लिया। हर रोज इसी तरह राकेश के घर में हंसी ठिठोली होती। उनके घर से हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती। इसी तरह कुछ और साल बीत गए और फिर एक दिन, माँ दरवाजा खोलो ना, मैं आ गई। अरे दीदी नमस्ते, आप कैसी हो। मैं एकदम ठीक हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया हूँ। जीजा जी नहीं आए। नहीं, वो बाहर गए हुए ना, तो इसीलिए। वैसे एक बात बता, ये दरवाजा खराब हो गया है क्या। कौन सा, ये वाला। नहीं तो क्यों। अरे तो भोला चंद, इसे खोलना या बाहर से ही सारी बातें करूँ मैं। ओह शिट, सॉरी दीदी, वो आपको देखकर मैं इतना खुश हो गया कि दरवाजा खोलना ही भूल गया। दिव्या ईशान की बड़ी बहन थी, जो ईशान से 2 साल बड़ी थी और कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसका पति काम से बाहर गया था तो वो दिवाली मनाने घर आई थी। फिर शाम के वक्त, माँ वो आप कह रही थी कि कुछ जरूरी बात है, बताओ। हाँ, एक जरूरी मसले पर तेरी राय लेनी है। हाँ बोलो ना माँ, क्या बात है। एक लड़की का पता चला है। लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, लेकिन दिक्कत यह है कि बेचारी अनाथ है, माँ बाप नहीं है उसके। ओह बेचारी, हाँ तो आगे। मैं चाहती हूँ कि उसकी ईशान से शादी हो जाए। हाँ तो दिक्कत क्या है, दान दहेज की। नहीं नहीं, कोई दान दहेज नहीं चाहिए हमें। दिक्कत ये है, उस लड़की के माता पिता के गुजरने के बाद उसकी मौसी उसका ख्याल रखती आई हैं और वो दोनों साथ में ही रहती हैं। हाँ तो। अरे उसकी मौसी को भी शायद उसके पति ने छोड़ वोड़ दिया था, तो सवाल ये है कि अगर कनिका से मैं ईशान की शादी करा भी दूं तो साथ में उसकी मौसी को भी यहाँ लाना पड़ेगा। हाँ ये तो मसला गंभीर हो गया। फिर वैसे ईशान से बात की आपने। हाँ, ईशान को तो लड़की बहुत पसंद है। तू बता ना मैं क्या करूं। देखो माँ, अगर आप चाहते हो कि वो लड़की यहाँ खुश रहे और आपकी सच्चे दिल से सेवा करे, तो फिर तो आपको उसकी मौसी को भी साथ रखना पड़ेगा। और वैसे भी आपका इतना बड़ा मकान है, इतने सारे कमरे हैं, तो एक कमरा दे देना उसकी मौसी को। दिव्या की बात कांता को सही लगी और फिर उसने अपने बेटे ईशान की शादी कनिका से करा दी। कनिका तो बहू बनकर आई ही, साथ में उसकी मौसी किरण भी उसके ससुराल आ गई। और फिर, तुम्हारा स्वागत है किरण। हाँ हाँ समधन जी, आप बहुत दयालु हैं। आपने मेरी कनिका से अपने बेटे की शादी कराई और साथ में मुझे भी सिर छुपाने की जगह दे दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। कांता ने किरण को उसका कमरा दिखाया और फिर शादी में आए मेहमानों को अटेंड करने लगी। और उधर उसके जाने के बाद, तुम दयालु नहीं हो बल्कि बेवकूफ हो कांता रानी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगले ही दिन से किरण ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। वो सीधे कनिका के कमरे में गई और उससे बोली, कनिका तेरे गहने कहाँ हैं सारे। मौसी वो तो मैंने माँ जी को दे दिए। अरे तुझे कितनी बार समझाया था कि अपने गहने हमेशा अपने पास ही रखना। बुरे वक्त में औरत के गहने ही उसका सबसे बड़ा सहारा होते हैं। आगे से ऐसी बेवकूफी मत करना, समझी।
हाँ मौसी, मैं ध्यान रखूंगी। तो अभी क्या ले आऊं वापस? नहीं अभी नहीं, बाद में हम किसी बहाने से वापस मांग ही लेंगे। अच्छा सुन, पहली रसोई की रस्म होगी ना तो उसमें जान देने की जरूरत नहीं है। अरे इतना बड़ा परिवार है, कुछ बना देना हल्का सा। अगर तूने अच्छा खाना बना दिया ना तो फिर हर रोज पूरा खाना तुझसे ही बनवाएंगे तेरे ससुराल वाले, और फिर नई नई फरमाइशें तुझसे झेली नहीं जाएंगी। हाँ समझ गई मौसी। किरण कनिका के घर में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। पहली रसोई की रस्म के दिन कनिका ने सिर्फ हलवा बनाया था और अपनी सास से कहा कि उसे सिर्फ हलवा बनाना ही आता है। उस दिन सारा खाना कांता को ही बनाना पड़ा और वो बेचारी अपनी बहू को नादान समझकर उसे खाना बनाना सिखाने लगी। फिर ऐसे ही एक दिन, मौसी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे तो माँ जी मुझ पर गुस्सा होने लगेंगी। अरे पगली, यही तो मैं चाहती हूँ कि तेरी सास तुझ पर गुस्सा हो, तुझे जली कटी सुनाए। फिर मैं ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लूंगी और हम वो सब ईशान को दिखाएंगे और फिर धीरे धीरे उसके मन में उसकी माँ के लिए जहर घोल देंगे। पर हम ऐसा क्यों करेंगे मौसी? तू नहीं समझेगी। मेरे पति ने मेरी सास के कहने पर ही मुझे छोड़ दिया था, इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि पहले सांप को ही मार डालो। हम ईशान को मजबूर कर देंगे कि वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाए। बस फिर तू और ईशान आराम से इस घर में रहना, बिना किसी टेंशन के। और आप कहाँ जाएंगी? मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी तेरी गृहस्थी स्वर्ग बना के। अब मेरा क्या है, मैं तो सड़क पर भी सो जाऊंगी। कैसी बातें करती हो मौसी, आप हमेशा मेरे साथ। धीरे धीरे भोले भाले ईशान और कनिका पर किरण का जादू वाकई असर करने लगा। किरण हर रोज साजिशें करने लगी। वो कभी गैस तेज कर देती और दूध पूरा उबाल देती और नाम लगा देती कांता का, तो कभी जानबूझकर कनिका के कपड़ों को प्रेस से जला देती और ईशान से कहती कि उसकी माँ ने ये किया है। इन्हीं बातों को लेकर एक दिन ईशान और उसकी माँ में कहासुनी हो गई और फिर, हेलो माँ, आप रो क्यों रही हो? तेरा भाई आज मुझसे बहुत लड़ा है। अपने भाई के बारे में ऐसी बात सुनकर दिव्या को यकीन नहीं हुआ। वो समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो अगले ही दिन अपने मायके आ गई। अरे दीदी, आप ऐसे अचानक? हाँ, वो तेरे जीजाजी बाहर गए ना कुछ महीनों के लिए, तो मैं यहीं आ गई। चलिए अच्छा किया आपने। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। दिव्या ने अपनी माँ से सारी बात पता लगाई और वो समझ गई कि असल में कनिका की मौसी किरण ही घर में आग लगा रही थी और उसकी भाभी कनिका अपनी मौसी किरण के हाथों की कठपुतली थी। अरे मौसी, कैसी हो? सब ठीक? तुम अचानक कैसे? अरे मेरा घर है मौसी, मैं जब चाहे आऊं जब चाहे जाऊं। अरे ये प्रॉपर्टी आधी मेरी भी तो है। दिव्या की बात सुनकर किरण का मुंह बन गया। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर दिव्या उसकी सारी हसरतें समझ गई। फिर शाम को, माँ आपका शक सही था, कनिका भाभी की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती मौसी की है। वही घर में आग लगा रही है। पर पहले तूने ही तो कहा था कि वो कनिका की माँ जैसी है, उसे सहारा दे दूं। देख अब वो क्या रंग दिखा रही है। आप चिंता मत करो माँ, मैंने ही आपसे उन्हें यहाँ लाने को कहा था ना, अब उनका इलाज भी मैं ही करूंगी। दिव्या ने मौसी की पोल खोलने की ठान ली थी। और फिर एक दिन, मौसी आओ ना जल्दी से, देखो सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। आई आई, वैसे तुम बहुत अच्छी हो, वरना मेरा जन्मदिन तो कब आता है कब चला जाता है मुझे खुद ही पता नहीं चलता। अब आज पहली बार मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मन रहा है। हाँ मौसी, और आप देखना आज का आपका ये जन्मदिन आपको तो क्या, सबको याद रहेगा। मैं आपसे इसका वादा करती हूँ। जैसे किरण ने केक काटा तो वहां खड़े सब लोग तालियां बजाने लगे और फिर, आज हमारी प्यारी मौसी किरण जी का जन्मदिन है, तो इस मौके पर मैं इन्हें एक शानदार गिफ्ट देने वाली हूँ। दिव्या के ऐसा कहते ही सामने की बड़ी सी दीवार पर रोशनी हुई और एक प्रोजेक्टर से दीवार पर वीडियो चलने लगा जिनमें किरण की रोज की करतूतें थी जो उसने कांता के घर में आग लगाने के इरादे से की थी। आओ मौसी, आप तो सबसे आगे बैठो, यहाँ से साफ साफ देखो अपनी साजिशें। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे किरण ने बार बार दूध फैलाया, छत पर सूख रहे कपड़ों को नीचे गिरा दिया और किस तरह से उसने ईशान को अपनी माँ के सामने खड़ा कर दिया। उन वीडियोस को देखकर हर कोई हैरान हो गया। हाय मेरे भगवान, ये सब क्या है? ये सब झूठ है। दामाद जी, आप मेरी बात सुनो, ये सब ना आपकी माँ और बहन की मिली भगत है।
बस कीजिए आप, और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो मौसी। आपकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो ऐसा है, आप कल ही अपने गांव जाएंगी और यहाँ की चिंता मत करना। यहाँ जो आपने आग लगाई है ना, उस पर मैं पानी डालता रहूंगा। कनिका, ये सब क्या हो रहा है? तू कुछ नहीं कहेगी? मैं क्या कहूँ मौसी, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि कैसे मैं तुम्हारी बातों में आकर खुद ही अपनी गृहस्थी बर्बाद कर रही थी। तुम मुझसे और मेरे घर से दूर रहो, अब यही सही है। किरण को समझ आ गया था कि अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। कनिका ने अपनी सास और ईशान से माफी मांगी और अगले दिन खुद अपनी आग लगाऊ मौसी को रेलवे स्टेशन छोड़कर आई। दीदी, आखिर कौन सी मौसी जी आ रही हैं? अरे माँ जी की कोई सबसे बड़ी बहन है जो दूर बेंगलोर में रहती है। वो हम दोनों की शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए मैंने भी उन्हें आज तक नहीं देखा। शाम के समय मौसी, जिसका नाम रमोला होता है, वहां पहुंच जाती हैं। लो, आ गई मौसी जी। रोशनी और अनुपमा दोनों उनके पांव छूती हैं। हाय, मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर हैं, नजर ना लगे इन्हें किसी की। ये लो बहुओं, ये तुम दोनों का गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी मौसी जी? वैसे थैंक यू सो मच। अब थैंक यू से ही काम चलेगा या चाय पानी भी पूछोगी? हाँ। कुछ देर बाद दोनों बहुएं अपनी सास और मौसी सास के लिए चाय बनाकर लाती हैं। चाय पीते ही वो कहती है, छी 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 छी, ये चाय बनाई है या जहर? भला कितनी मीठी कर रखी है। अगर मैं इतनी मीठी चाय पीऊंगी तो मेरा शुगर लेवल हाई हो जाएगा। माफ करना दीदी, लेकिन मैं इनको बताना भूल गई। कोई बात नहीं, ये दूसरी चाय बनाकर ले आएंगी। अनुपमा बहू, तू चाय बना और रोशनी बहू तू मेरे पांव दबा। सफर से आकर मैं बहुत थक गई हूँ। जी मौसी जी। रोशनी पांव दबाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद, अरे परे हट, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर कोई चींटी घूम रही हो। पांव दबा रही है या उनको सहला रही है, पता ही नहीं चलता। तुझे पैर दबाना भी नहीं आता क्या? गायत्री, माफ करना, तू बहुएं तो सुंदर ले आई, लेकिन उनमें गुण एक भी नहीं है। ऐसे ही रात हो जाती है। बहुएं डिनर बनाकर उन्हें परोसती हैं, जिसके बाद रमोला कहती है, सच कहूं गायत्री, तो तेरी दोनों बहुएं मेरी बहू के मुकाबले खाना बनाने में एकदम अनाड़ी हैं। ये बात सुनकर दोनों बहुओं को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज, तुम दोनों यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो हैं? लाओ रिमोट मुझे दो, सास बहू की लड़ाई नाटक देखना है। तुम दोनों जाकर अपना काम करो। वैसे तुम्हारा ये टीवी कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, मेरे घर पर तो बड़ा वाला टीवी है। मेरी मानो तो तुम भी एक बड़ा टीवी ले ही आओ। अब मौसी जी, जितनी हमारी चादर होगी उतने ही तो हम पैर पसारेंगे ना, और हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। अब मौसी को वहां रहते हुए हफ्ता भर हो गया था, लेकिन इतने में ही वो सब उनसे बहुत परेशान हो गई थी। उनके खड़ूस बर्ताव से सभी घर में परेशान हो चुके थे। एक रोज रोशनी की शादी की सालगिरह थी। तुम दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद। अब आज की पार्टी तो बाहर होगी, इसी बहाने मैं तुम्हारा दिल्ली शहर भी घूम लूंगी। हाँ मौसी जी, क्यों नहीं। आज आप सब तैयार रहिएगा, हम सब सीपी चलेंगे घूमने, और वहीं बढ़िया सा लंच भी करेंगे। इस बुढ़िया को तो बस हमारे पैसे खर्चवाने की पड़ी है, ना जाने यहाँ से कब जाएगी। रमोला मौसी आंखों में चश्मा लगाए और सर पर हैट पहने जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बाहर आकर बहुओं को आवाज देते हुए कहती है, ओफो गायत्री, ये तेरी बहुएं न जाने कितना समय लगाएंगी। दोनों धीरे धीरे हाथ पांव चलाती हैं, एक नंबर की आलसी हैं दोनों। मुझे तो लगता है लंच की जगह सीधे डिनर पर ही पहुंचेंगी ये। नाराज क्यों होती हो मौसी जी, बस आ गई। अरे वाह मौसी जी, आपने तो हम बहुओं को भी फेल कर दिया। हाँ, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। वो सभी गाड़ी में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। फिर मॉल और इंडिया गेट घूमते हैं, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अरे मुए, तेरे होटल में मीट मच्छी तो नहीं बनता ना? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। हाँ अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? आपने बोर्ड नहीं पढ़ा? ये शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, तो तू मेरे लिए शाही पनीर, नान, मिक्स वेज और साथ में रायता बूंदी ले आ, और फिर मीठे में रसगुल्ला भी ले आना। चलो तुम सभी अपना अपना ऑर्डर कर दो। सभी ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन अनमोल मन ही मन घबरा रहा था। इतना सब ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन पता नहीं बिल कितने का बैठेगा। कुछ देर बाद जब ऑर्डर आने में थोड़ी देर हो जाती है, तो मौसी जी रेस्टोरेंट के किचन तक जा पहुंचती हैं। कितनी देर लगा दी? कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे? और खाना शुद्ध सरसों के तेल में बनाया है ना?
और मसाला ज्यादा तीखा मत बनाना। अरे मौसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, जब बन जाएगा तो वो अपने आप ले आएंगे। अनमोल मौसी को लेकर आता है। तभी मौसी की नजर बाहर खड़े 3 बच्चों पर जाती है जिसे गार्ड भगा रहा होता है। बस थोड़ी सी रोटी दे दो ना, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो, जाओ यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। ये कहकर गार्ड ने जोरदार धक्का बच्चों को दिया, लेकिन ये देख मौसी को गुस्सा आ गया और उन्होंने जोरदार थप्पड़ उस गार्ड को मार दिया और कहने लगी, नालायक, तुझे शर्म नहीं आई बच्चों को मारते हुए? हैं? बच्चों, तुम अंदर आओ। और वेटर, इन्हें जो चाहिए ला कर दो, इनका बिल मैं दूंगी। और अनमोल, तुझे भी अपनी जेब देखने की जरूरत नहीं है। आज मेरे बच्चों की शादी की सालगिरह है, इसलिए इन सब की पार्टी मेरी तरफ से। ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब रोशनी और अनुपमा को भी समझ आ जाता है कि मौसी भले ही ऊपर से सख्त हो, लेकिन दिल से वो एकदम नरम है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।